हेलो एवरीवन। तो पहले हम लोग जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर देख चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने बताया था पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स का नाम लिखने के लिए बाइसाइक्लो और अस्पाइरो कंपाउंड्स का। इस तरह से नॉमेनक्लेचर जो है समाप्त हुआ। तो नॉमेनक्लेचर में अभी तक हमने क्या देखा कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना हुआ रहता था, उसका आईपीएससी नाम लिखते थे या फिर कॉमन नाम लिखते थे। अब जो है इसका उल्टा, मतलब कंपाउंड का नाम लिखा हुआ रहेगा और उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। राइटिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखा हुआ है, चाहे कॉमन या आईपीएससी कोई भी नाम लिखा हुआ रह सकता है, और उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे उसी को कुछ एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे सपोज कोई कंपाउंड हो हेक्स 2 4-इन नाइट्राइल, ऐसा कोई कंपाउंड है। तो यदि ऐसा कोई कंपाउंड दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग क्या फोकस करेंगे, वर्ड रूट पे, कि जो कंपाउंड दिया हुआ है उसमें कितना कार्बन है। तो यहाँ हेक्स मतलब 6 कार्बन, तो पहले 6 कार्बन का स्केलेटन ऐसा ड्रॉ कर लेंगे, ऐसा। उसके बाद फोकस करना है सबसे लास्ट में जो कि मेन फंक्शन ग्रुप को बतलाता है। जैसे यहाँ नाइट्राइल, तो नाइट्राइल का फंक्शनल ग्रुप होता है CN मतलब ऑलरेडी एक कार्बन उसमें पहले से है। तो यहाँ जो हमने 6 कार्बन ड्रॉ करके रखा है, इसमें से एक कार्बन CN का होगा, तो इसको बना देते हैं CN ऐसा। अब नंबरिंग यहीं से 1 2 3 4 5 6। अब 2 पर इन डबल बॉन्ड, तो 2 पर यहां दे देंगे डबल बॉन्ड। 4 पर आइन मतलब 4 पर ट्रिपल बॉन्ड, तो यहां दे देंगे ट्रिपल बॉन्ड ऐसा। अब जो है प्रत्येक कार्बन का वैलेंसी काउंट करेंगे हम लोग। जिसका वैलेंसी 4 हो चुका है उसमें कुछ नहीं करेंगे, जिसका 4 से कम बॉन्ड है तो जितना कम है उतना हाइड्रोजन दे देंगे। तो इस कार्बन का तो ठीक है, यहाँ बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसका 1 2 3, तो यहाँ एक हाइड्रोजन। ये बचा हुआ हाइड्रोजन को हम लोग कहीं भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे या कहीं। वैसे यहाँ 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन यहाँ भी ऐसे बॉन्ड से दिखा सकते हैं। इसका 1 2 3 4 पूरा है, इसका भी 1 2 3 4 पूरा है, और इसका एक ही बॉन्ड है, यहाँ 3 है ऐसा। अब जैसे कोई कंपाउंड दिया हुआ हो 3 ऑक्सो 4 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा। तो सबसे पहले हमने वर्ड रूट को फोकस करने के लिए बताया। तो वर्ड रूट यहाँ साइक्लोहेक्सेन, तो 6 कार्बन का रिंग बना लेंगे ऐसा, इस साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद मेन फंक्शनल ग्रुप, तो मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का पूरा कहीं भी एक जगह हम लोग दिखा सकते हैं। सपोज यहाँ COOH, अभी ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है तो नंबर यहाँ से करेंगे 1, इधर कर दो 2 3 4 5 6। तो कहाँ क्या क्या है 3 ऑक्सो, तो ऑक्सो लगता है कीटोन के लिए, तो थर्ड कार्बन को जो है हम लोग यहाँ ऑक्सो कीटोन बनाते हैं ऐसा, डबल बॉन्ड ओ, ये तीसरा। 4 पे बोल रहा है प्रोपाइल, तो प्रोपाइल में हम दिखा दें C3H7, प्रोपाइल हो गया। उसके बाद जैसे था वैसे हमने यहाँ दिखा दिया है। अब चूंकि साइक्लिक कंपाउंड है, किसी में हाइड्रोजन वगैरह देने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा ही फंक्शनल ग्रुप हम दिखा देंगे हो जाएगा। अब यदि कोई कंपाउंड दिया हुआ हो 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड ऐसा, इस तरह का कोई कंपाउंड दिया हुआ, तो सबसे पहले वर्ड रूट ब्यूटेन 4 का, तो 1 2 3 4। उसके बाद यहाँ मेन फंक्शन डाइओइक एसिड, मतलब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 2 में से एक कार्बोक्सिलिक एसिड को इधर किनारे में और एक कार्बोक्सिलिक एसिड को इधर किनारे में।
कार्बोक्सिलिक एसिड एक मोनोफंक्शनल ग्रुप है तो वह हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे ही होगा, दोनों किनारे। नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4। तो 2 और 3 पे हाइड्रोक्सी, तो 2 पर एक OH ग्रुप, 3 पर एक OH ग्रुप, ऐसा। अब हाइड्रोजन लेकर के वैलेंसी प्रूव कर दें, तो ये कार्बन का 4 बॉन्ड बना हुआ है, इसका 3 ही है, तो एक हाइड्रोजन, इसका भी 1 2 3, तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन, इसका 1 2 3 4, इसका वैलेंसी पूरा है। अब ये सब कुछ आईपीएसी नाम से, कुछ कॉमन नेम से भी आते हैं, जैसे इथाइल, मिथाइल एसिटाइलिन, ऐसा। इसमें कहीं कोई वर्ड रूट वगैरह स्पेसिफिक पता नहीं चल रहा है, कॉमन नेम से है। कॉमन नेम में आपको एक वैसा क्लू दिया हुआ रहेगा जिसके आधार पे आप कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो यहाँ एसिटाइलिन, जब अल्काइन का नोमेनक्लेचर हम बता रहे थे तो एसिटाइलिन के बारे में जिक्र किया था हमने कि एसिटाइलिन मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा, इतना को बोला जाता है एसिटाइलिन। अब इसमें एक तरफ इथाइल है, एक तरफ मिथाइल, तो एक तरफ इथाइल मतलब CH3 CH2, फिर एक तरफ मिथाइल मतलब CH3, तो ये हो गया इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन। फिर मान लें यदि हो टर्शियरी ब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल कीटोन, ऐसा। तो यहां भी क्लू दिया हुआ है कीटोन, कीटोन करने का मतलब हुआ C डबल बॉन्ड O, ऐसा। अब एक तरफ टर्शियरी ब्यूटाइल, एक तरफ आइसोब्यूटाइल। अभी टर्शियरी ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल को डायरेक्ट आपको याद रखना होगा और उसी का स्ट्रक्चर यहां बनाना होगा। तो आइसोब्यूटाइल हम लोग बोलते हैं इस ग्रुप को, दिस इज आइसोब्यूटाइल। एंड टर्शियरी ब्यूटाइल, तो टर्शियरी ब्यूटाइल हुआ ये वाला, ये वाला टर्शियरी। फिर मान रहे हैं एलाइल फिनाइल ईथर, ऐसा। तो ईथर, ईथर करने का मतलब हुआ O। अब इसमें एक तरफ एलाइल ग्रुप को रखना है, एक तरफ फिनाइल ग्रुप को रखना है। तो एलाइल और फिनाइल के बारे में डिस्कशन किया था हमने जब अल्कीन और अल्काइन का नोमेनक्लेचर बता रहे थे उस टाइम। तो एलाइल ग्रुप डायरेक्ट हम लोग बोलेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, ये हुआ एलाइल। और बचा फिनाइल, तो फिनाइल में CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा। फिर मान रहे हैं ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल। कार्बिनॉल सिस्टम अल्कोहल में इस्तेमाल किया जाता है जिसको हमने डिस्कस किया है। तो कार्बिनॉल का मतलब बताया थे कार्बन और उसमें OH, तो एक ही हुआ कार्बन और इसमें OH, 3 मिथाइल ग्रुप, एक फिर एक इधर मिथाइल ग्रुप और एक इधर मिथाइल ग्रुप, ऐसा। तो 3 मिथाइल से ट्राई मिथाइल, कार्बन में OH है तो कार्बिनॉल। फिर मान लिया यदि है डाइइथाइल कार्बोनेट, तो कार्बोनेट यहां जो है इनऑर्गेनिक आयन है, कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन का मतलब हुआ CO3 डबल माइनस, ऐसा। और ये 3 ऑक्सीजन और 2 माइनस चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा। 3 ऑक्सीजन और 2 माइनस, 2 ऑक्सीजन पे हम लोग एकक माइनस दे देंगे। तो एक ऑक्सीजन बिना चार्ज का और 2 ऑक्सीजन पर एकक चार्ज है। तो हमने क्या बताया है कि जिस ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं होता है वह बनाता है डबल बॉन्ड, और जिस पर एकक चार्ज आता है वो बनाएगा सिंगल बॉन्ड, ऐसा। अब बचा 2 इथाइल, तो इथाइल को कहां जोड़ेंगे, तो सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन के साथ। तो एक इथाइल यहां जोड़ दें C2H5 और एक इथाइल यहां जोड़ दें C2H, तो यह डाइइथाइल कार्बोनेट। ऐसे ही रहे ट्राई मिथाइल फॉस्फेट, तो फॉस्फेट आयन मतलब PO4 पर ट्रिपल माइनस। अभी 4 ऑक्सीजन है और 3 माइनस, तो 3 मतलब 3 पर एकक माइनस, ऐसा।
स्ट्रक्चर बनाए तो फास्फोरस एक ऑप्शन बिना चार्ज का, तो बिना चार्ज वाला बनाएगा डबल बॉन्ड, और बाकी जिस पर माइनस चार्ज है वो सब बनाएगा सिंगल बॉन्ड। ऐसा अब 3 मिथाइल, तो मिथाइल को कहां जोड़ेंगे? सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन से। तो एक मिथाइल ग्रुप को यहां जोड़ दें, एक मिथाइल ग्रुप को यहां जोड़ दें, और एक मिथाइल ग्रुप को यहां जोड़ दें, तो क्या ट्राई मिथाइल फॉस्फेट। ऐसे ही कुछ कंपाउंड्स का और हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए देखते हैं। जैसे कोई कंपाउंड हो सोडियम इथॉक्साइड, तो सोडियम का मतलब तो हम लोग समझ रहे हैं ना Na। और एक बात और ध्यान में रखें कि यदि ऐसा कोई मेटल एटम भी दिया हुआ हो साथ में, तो इस टाइप का कंपाउंड आयनिक नेचर का होगा, प्लस माइनस चार्ज होगा। तो सोडियम Na समझ रहे हैं हम लोग। ईथ का मतलब हुआ इथाइल, OX का मतलब हुआ ऑक्सीजन, और IDE का मतलब हुआ नेगेटिव चार्ज। ऐसा तो इसके बाद का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। ईथ का इथाइल, तो इथाइल को हम लोग बोलेंगे ऐसा CH3CH2, OH मतलब ऑक्सीजन, और ID मतलब उस पर माइनस चार्ज इथॉक्साइड। उसके बाद बता सोडियम, तो सोडियम और एक प्लस सोडियम इथॉक्साइड। फिर हो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, ऐसा। तो यहां से आइसोप्रोप मतलब आइसोप्रोपाइल, तो आइसोप्रोपाइल को किसको बोलते हैं? CH3CH3, तो ये आइसोप्रोपाइल, यहां से कौन निकला हुआ रहेगा? OX मतलब ऑक्सीजन, ID मतलब माइनस चार्ज। अब बचा एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम का होता है 3+। अब चूंकि यहाँ 3+, यहाँ 1 माइनस, तो वैलेंसी बराबर करने के लिए पूरा का होल 3 एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। फिर यदि कोई है ऐसा कैल्शियम बेंजोएट, तो ये जो वर्ड आया है ना बेंजोएट, ये आया है बेंजोइक एसिड से, बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड हम लोग बोलते हैं ऐसा बेंजीन, और इसमें C=OOH, दिस इज बेंजोइक एसिड। लेकिन यहाँ बेंजोइक एसिड नहीं है, बेंजोएट। तो बेंजोएट मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ से हटा हुआ है और एक माइनस, बेंजोएट। अब इसके साथ कैल्शियम है, तो कैल्शियम का Ca पर 2+, यहाँ 2+, यहाँ 1 माइनस, वैलेंसी बराबर करना है पूरा का होल 2 कैल्शियम बेंजोएट। तो ऐसे करके जो है हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। चैप्टर भी आगे पढ़ोगे आप लोग तो आएगा। तो इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए जो है उन्हें बहुत सारा प्रॉब्लम दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट में, जो कि कॉलेज का वेबसाइट पे अपलोडेड है, आप लोग उसको डाउनलोड करो, ऐसे प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करो। तो इस तरह से हम लोग का नॉमेनक्लेचर जो है पूरी तरह से जो है समाप्त हुआ। अब जो है आगे हम लोग नॉमेनक्लेचर के बाद का जो थ्योरी पोर्शन है उस पर कंसीडर करेंगे। तो नॉमेनक्लेचर के बाद अब हम लोग जो है थ्योरी पोर्शन डिस्कस करेंगे, और उसमें से सबसे पहले आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म होता क्या है? तो आइसोमेरिज्म जो है वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण दो या अधिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन जो उसमें स्ट्रक्चर होता है या फिर जो एटम्स या ग्रुप का स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होता है वह डिफरेंट होता है। तो आइसोमेरिज्म मतलब वह प्रॉपर्टी जिसके कारण दो या अधिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग आइसोमेरिज्म बोलेंगे। मतलब द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच two or more compounds have same molecular formula but different structural arrangements of atoms or groups is called isomerism, and such compounds are called isomers. अब चूंकि इसमें हमने देखा कि स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अलग अलग होता है, फॉर्मूला सेम होता है। अब ये स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अलग अलग होने के चलते जो है कंपाउंड का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफर करता है। तो यदि दो आइसोमर्स हैं तो दोनों का फॉर्मूला ही केवल सेम होगा,
स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, उसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो सकते हैं। अब बात आता है कि ये आइसोमेरिज्म जो है किस टाइप के कंपाउंड में एराइज होता है। तो आइसोमेरिज्म जो है ना बेसिकली एराइज होता है बॉन्ड का डायरेक्शनल नेचर के चलते। अभी बॉन्ड के बारे में हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे। तो अभी हमने क्या बताया कि आइसोमेरिज्म जो है एराइज होता है बॉन्ड का डायरेक्शनल नेचर के चलते। अब चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है और ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिसके मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच या उनके एटम्स के बीच जो है कोवलेंट बॉन्ड होता है एंड कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर। तो कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर का है, इसीलिए कोवलेंट कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म एराइज होता है। वही आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स में जो बॉन्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या आयनिक बॉन्ड वह नॉन डायरेक्शनल होता है, इसीलिए आयनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म एराइज नहीं होता है। तो आइसोमेरिज्म पार्टिकुलरली एराइज होगा कोवलेंट कंपाउंड में क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर का होता है। अब आइसोमेरिज्म का टाइप देखें, क्लासिफिकेशन। तो आइसोमेरिज्म दो टाइप का, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है आगे 6 टाइप का है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म और लास्ट में टॉटोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें तो दो टाइप का है, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फ़िगरेशनल भी दो है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और यदि इधर कन्फॉर्मेशनल की बात करें तो ये 4 टाइप के दिखाते हैं, फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन, फिस्चर प्रोजेक्शन, साहॉर्स फार्मूला और न्यूमैन फार्मूला। मतलब आइसोमेरिज्म जो है बेसिकली इस चैप्टर का सिलेबस हुआ, इतनी सारी बातों को जानना है हम लोगों को आइसोमेरिज्म में, और ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे एकेडमिक एग्जाम हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर हम लोग चैप्टर्स पढ़ें उसके लिए। तो अब जो है आगे हम लोग ये सारे टॉपिक को एक एक करके डील करेंगे। तो सबसे पहले जो है अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो आइसोमेरिज्म के बारे में अभी हमने क्या बताया कि यदि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और स्ट्रक्चर अलग अलग हो, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अलग होने के चलते फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो, तो इसी फेनोमेनन को हम लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं। उसमें से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब ये ऑलमोस्ट सेम सेंस है कि वैसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन उनमें जो एटम्स या ग्रुप्स हैं उनका अरेंजमेंट अलग अलग हो, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफर कर जाए तो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट का जो डिफर होना है वही कहलाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मेनली जो है 6 टाइप का होता है, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म और एक टॉटोमेरिज्म हमने लिख करके रखा था, उसको आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक पॉइंट तो चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक टाइप है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने क्या बताया कि फार्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अलग अलग। अब यदि स्ट्रक्चर अलग अलग हो कार्बन चेन का अरेंजमेंट के चलते, मतलब वैसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन कार्बन चेन का अरेंजमेंट अलग अलग हो, तो कार्बन चेन का अरेंजमेंट के चलते जो आइसोमेरिज्म एराइज होगा वही कहलाएगा चेन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल जैसे कोई कंपाउंड लिख करके हम लोग रखें C5H12, सो दिस इज पेंटेन। इसका अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, CH3, CH2, 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 CH3, दिस इज N पेंटेन, नॉर्मल चेन है। वैसे एक स्ट्रक्चर इसका बना सकते हैं CH3, CH, CH3, CH2, CH3, दिस इज आइसोपेंटेन। फिर एक बना सकते हैं CH3C, CH3, 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 नियोपेंटेन। तो ये 3 स्ट्रक्चर हमने बना करके रखा है। तीनों कंपाउंड का जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तीनों में 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है, लेकिन तीनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो स्ट्रक्चर अलग क्यों है? क्योंकि कार्बन चेन का अरेंजमेंट अलग है।
इसमें पांचों कार्बन एक के बाद एक लगातार लीनियर चेन में है, इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट आया, इसमें ऐसा दो आ गया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन कार्बन चेन का अरेंजमेंट अलग अलग, तो यही कहलाएगा चेन आइसोमेरिक। सो ऑल दीज आर चेन आइसोमर्स ऑफ C5H12। जनरली अल्केन का चेन आइसोमर निकालने का फॉर्मूला होता है, इसका चेन आइसोमर नंबर ऑफ चेन आइसोमर 2 का पावर n-4 + 1, जहां n जो है कार्बन एटम का संख्या है और इसका वैल्यू 4 के बराबर या इससे बड़ा होना चाहिए। जैसे इसी कंपाउंड के लिए निकालें C5H12 है, इसके लिए चेन आइसोमर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, n का वैल्यू यहां हो जाएगा 5, तो ये 2 का पावर 5 - 4 + 1, तो 2 का पावर 1 + 1 मतलब 3, इसलिए इसका 3 आइसोमर बना। वैसे ही किसी भी अल्केन का नंबर ऑफ चेन आइसोमर निकालना हो तो इस फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चेन आइसोमर के बाद अब हम लोग बात करें पोजीशन आइसोमर की। तो चेन आइसोमर में हमने क्या बताया था कि कार्बन चेन का अरेंजमेंट अलग अलग होगा। अब पोजीशन आइसोमर, तो पोजीशन आइसोमर में फॉर्मूला सेम लेकिन फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग होगा। तो दो या अधिक कंपाउंड्स का यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग हो तो इसी को बोला जाएगा पोजीशन आइसोमर। फॉर एग्जांपल जैसे CH3 CH2 CH2OH, दिस इज प्रोपेन 1 1 2 3, और इसी का एक स्ट्रक्चर और बना है CH3 CHOH CH3 1 2 3, सो दिस इज प्रोपेन 2। तो दोनों कंपाउंड का फॉर्मूला सेम है, दोनों में 3 कार्बन 7 हाइड्रोजन एक OH ग्रुप है, लेकिन स्ट्रक्चर में अंतर है। तो स्ट्रक्चर में अंतर क्यों है, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है हम लोग का OH, इसका पोजीशन अलग अलग है। यहाँ फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे आ गया। तो फॉर्मूला सेम मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग हो, इसी को हम लोग बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिक। अब कुछ वैसे भी कंपाउंड्स हैं जो पोजीशन आइसोमेरिक एग्जिबिट नहीं करते हैं। कंसीडर करेंगे, अभी हमने क्या बताया कि पोजीशन आइसोमेरिक में फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन डिफर करता है। कुछ मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हैं जैसे नाइट्राइल, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इस टाइप के कि अल्डिहाइड हो तो CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड हो COOH, नाइट्राइल हो CN, एसिड क्लोराइड हो COCl। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप जो है ना मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, मतलब एक ही वैलेंसी खाली है। तो इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप जब भी होंगे तो किनारे में ही होंगे और इस सबका पोजीशन फिक्स्ड है। इसका मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो, अल्डिहाइड हो, नाइट्राइल हो, एसिड क्लोराइड हो, एसिड अमाइड हो, एस्टर हो, तो इस सब में फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन कभी चेंज नहीं कर सकता है। इसीलिए ऐसे कंपाउंड कभी भी आइसोमेरिक एग्जिबिट मतलब पोजीशन आइसोमेरिक एग्जिबिट नहीं करेंगे। एग्जाम में आता है 4 कंपाउंड दिया हुआ रहेगा, पूछेगा कि इनमें से कौन पोजीशन आइसोमेरिक एग्जिबिट नहीं करेगा। तो जिसमें इस टाइप का फंक्शनल ग्रुप हो मतलब मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, वैसे कंपाउंड पोजीशन आइसोमेरिक एग्जिबिट नहीं करेंगे। अब आता है फंक्शनल आइसोमेरिक। तो फंक्शनल आइसोमेरिक मतलब कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप ही अलग अलग होगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और फंक्शनल ग्रुप यदि अलग अलग हो जाए तो ये कहलाएगा फंक्शनल आइसोमेरिक। एग्जांपल के तौर पर जैसे अल्कोहल और ईथर, अल्कोहल एंड ईथर ऐसा CH3 CH2OH, और इसी का एक बनाए CH3O CH3 ऐसा। दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों में जो है 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ फंक्शनल ग्रुप के रूप में OH है अल्कोहल और यहाँ O है मतलब ईथर। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गया, यही कहलाएगा फंक्शनल आइसोमेरिक। वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर CH3 COOH और इसी का बनाना चाहे HCOO CH3 ऐसा। दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों में 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन,
लेकिन यहाँ फंक्शनल ग्रुप के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड, जबकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप के रूप में क्या है, एस्टर। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो तो इसी को हम लोग बोलेंगे फंक्शनल आइसोमेरिक। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ जो है सो क्या है, एस्टर। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो तो वही कराएगा फंक्शनल आइसोमेरिक। एक्चुअली इस सबका हेडिंग में ही डेफिनेशन छुपा हुआ है। तो जैसे चेन आइसोमेरिक, तो चेन आइसोमेरिक में कार्बन चेन का एलिमेंट अलग अलग होगा। पोजीशन आइसोमेरिक मतलब फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग होगा। फंक्शनल आइसोमेरिक मतलब इसमें फंक्शनल ग्रुप ही अलग अलग होगा। अब बात करें हम लोग मेटामेरिक का, तो मेटामेरिक में क्या होता है कि वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप के अगल बगल कार्बन एटम का संख्या में अंतर होगा। तो यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन फंक्शनल ग्रुप के अगल बगल कार्बन एटम का संख्या अलग अलग हो तो इसी को हम बोलेंगे मेटामेरिक। जैसे ईथर्स CH3 CH2 CH2O CH3 और इसी का एक बनाए हम लोग CH3 CH2O CH2 CH3। ऐसा फंक्शनल ग्रुप यहाँ है O, यहाँ भी O, यहाँ फंक्शनल ग्रुप के राइट साइड में एक कार्बन, यहाँ दो कार्बन, यहाँ लेफ्ट साइड में 3 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन। तो फंक्शनल ग्रुप सेम है लेकिन इसके अगल बगल कार्बन एटम का संख्या अलग अलग। तो फंक्शनल ग्रुप सेम लेकिन अगल बगल कार्बन एटम का संख्या डिफर हो जाए तो इसी को बोलेंगे मेटामेरिक। ईथर शो करते हैं मेटामेरिक, 2 डिग्री एमीन्स भी शो करेंगे या कीटोन्स को भी स्पेशल केस लिया जा सकता है। ऐसा 1 2 3 4 5 पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 2 ऑन या इसी का एक स्ट्रक्चर और माने हम लोग ऐसा यहाँ 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा पेंटेन 3 ऑन, पेंटेन 3 ऑन। तो इस CO फंक्शनल ग्रुप हुआ। अब यहाँ फंक्शनल ग्रुप के राइट साइड में 2 कार्बन, यहाँ एक ही कार्बन है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट साइड में 2 कार्बन और यहाँ 1 2 3 कार्बन। तो दोनों में जो है फंक्शनल ग्रुप सेम लेकिन अगल बगल कार्बन एटम का संख्या अलग, तो यही कहलाएगा मेटामेरिक। हालांकि ये जो पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन है एक प्रकार का पोजीशन आइसोमेरिक भी हुआ क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन भी तो चेंज कर रहा है। यहाँ थर्ड पे कीटोन है जबकि यहाँ कीटोन जो है 2 पर है। तो पेंटेन 2 ऑन एंड पेंटेन 3 ऑन आर मेटामर्स एंड आल्सो पोजीशन आइसोमर्स। लेकिन यदि यहाँ बात करें तो ये पोजीशन आइसोमर नहीं होगा क्योंकि ईथर यहाँ भी 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ भी 1 कार्बन से, यहाँ पोजीशन वैरी नहीं कर रहा है इसलिए पोजीशन आइसोमर नहीं होगा, केवल मेटामर्स होगा। और एक लास्ट इसमें रिंग चेन आइसोमेरिक, तो इसका भी नाम में ही डेफिनेशन है रिंग चेन। तो रिंग मतलब एक कंपाउंड का रिंग स्ट्रक्चर होगा और चेन मतलब दूसरे का ओपेन चेन। तो यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन एक का रिंग स्ट्रक्चर हो दूसरे का ओपेन चेन हो यही कराएगा रिंग चेन आइसोमेरिक। जैसे अल्कीन और साइक्लोअल्कीन, अल्कीन एंड साइक्लोअल्कीन। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 दिस इज प्रोपीन और एक वही है इसका साइक्लिक फॉर्मूला सा CH3 CH2 करके दिस इज साइक्लोप्रोपेन। ये दोनों कंपाउंड का फॉर्मूला सेम है, दोनों में 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन इसका ओपेन चेन स्ट्रक्चर है, इसका रिंग स्ट्रक्चर है। तो फॉर्मूला सेम लेकिन एक का ओपेन स्ट्रक्चर और दूसरे का रिंग स्ट्रक्चर हो ये कहलाएगा रिंग चेन आइसोमेरिक। वैसे ही हो सकता है अल्काइन एंड साइक्लोअल्कीन जैसे CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH दिस इज 1 ब्यूटाइन और इसी का स्ट्रक्चर बनाए हम लोग तो ऐसा बन सकता है साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन इस जगह पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ। तो कार्बन टोटल 4, हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 ऐसा। तो दोनों का फॉर्मूला सेम लेकिन एक का ओपेन चेन स्ट्रक्चर है दूसरे का रिंग स्ट्रक्चर है, इसको बोलेंगे हम लोग रिंग चेन आइसोमेरिक। तो मैक्सिमम का डेफिनेशन जो है उसके नाम में ही है
कि चेन आइसोमेरी माने कार्बन चेन का एलिमेंट अलग अलग होगा, पोजीशन आइसोमेरी फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग होगा, फंक्शनल आइसोमेरी फंक्शनल ग्रुप के अलग अलग होगा, मेटामेरी मतलब फंक्शनल ग्रुप के अगल बगल कार्बन एटम का संख्या डिफरेंट होगा, और लास्ट में रिंग चेन आइसोमेरी कि एक का रिंग स्ट्रक्चर होगा और दूसरे का ओपेन चेन स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फार्मूला सब में सेम होगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं नोट्स में जो हमने अपलोड करके रखा है वेबसाइट पे, तो वीडियो से आप लोग इसको समझ लो और जो नोट्स हमने रखा है दे करके उसको जो आप लोग नोट करो और ध्यान से पढ़ो, क्योंकि आइसोमेरी ऑर्गेनिक का हर चैप्टर सुनाएंगे तो वहां आपको ऐसे बार-बार डिटेल नहीं किया जाएगा, एक बार ध्यान से कंसेप्ट बनाओ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये सारे टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। धन्यवाद।